Hello friends and welcome to the exams made simple and we are back again with the current affairs news analysis part जिसमें कि हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज़ आइटम्स देखेंगे जो भी कल के न्यूज़पेपर के थोड़े देखेंगे 18 तारीख के भी और आज के भी देखेंगे हम। तो पहले कल के कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। पहला आया था कि अरुणाचल प्रदेश डिस्कवर्ड अ न्यू फिश स्पीशीज़। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश ने एक नई फिश स्पीशीज़ डिस्कवर की है जिसका नाम है सीजोथोरैक्स। ओके, सीजोथोरैक्स सीकुसिरुमेंसिस नाम है, सीजोथोरैक्स सीकुसिरुमेंसिस। इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश। इट्स अ न्यू फिश स्पीशीज़। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि सीजोथोरैक्स इस सीकुसिरुमेंसिस किस इसकी स्पीशीज़ है, तो ये आपको याद रखना है कि ये फिश की स्पीशीज़ है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो ये पूछ सकते हैं कहाँ पे डिस्कवर की गई, तो ये अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर की गई है। ठीक है ना। अब ये नाम कैसे पड़ा सीजोथोरैक्स सीकुसिरुमेंसिस, तो याद रखिएगा ये नाम पढ़ा वहाँ पे सीरम रिवर है और सीकू रिवर है। सीकू और सीरम रिवर दो रिवर हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा रिवर्स के ऊपर। ओके, तो सीजोथोरैक्स जो ये सीकुसिरुमेंसिस है वो सीरम रिवर और सीकू रिवर पे है। अरुणाचल प्रदेश में ये स्पीशीज़ डिस्कवर की गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। आप भी प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को और बताइएगा कि कैसा आपको कंटेंट लग रहा है जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी जो न्यूज़ है वो है रिसेंटली द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि अंगटाड ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 निकाली है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है, तो याद रखिएगा आपको कौन निकालता है, अंगटाड, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट निकालता है। अब जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है ये किस पे फोकस करता है, ये फोकस करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड वाइड पे फोकस करता है। इंडिया की जो एफडीआई में रैंकिंग है 2018 में वो 12th पोजीशन पे था, 2019 में वो 9th पोजीशन में आ गया था इन द एफडीआई रेसिपिएंट्स। तो 2019 में अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया कौन सी रैंक में था एफडीआई रेसिपिएंट्स में, तो 9th पोजीशन में था एंड वो रैंकिंग इंप्रूव हुई थी 12 से लेकर के। अंगटाड यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो ये बना था 1964 में। कब बना था, 1964 में बना था एंड इट वाज टू प्रमोट द डेवलपमेंट फ्रेंडली इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी। किस लिए बना था, टू प्रमोट द डेवलपमेंट फ्रेंडली इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी। इस कारण से ये बनाया गया था अंगटाड, ये आप जरूर याद रखिएगा। अगला फैक्ट ये कि अंगटाड जो है एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में। तो अंगटाड जो है वो एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जिसका कि हेडक्वार्टर जो है वो जिनीवा स्विट्जरलैंड में है एंड बहुत सारी रिपोर्ट्स ये पब्लिश करता है। इनमें से कुछ जो फेमस रिपोर्ट्स हैं वो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, कमोडिटीज़ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये सारी जो रिपोर्ट्स है बाकी ये निकालने का काम भी अंगटाड का ही है। तीसरी जो न्यूज़ थी वो थी आपकी ओम्स इन पोस्टोना केव ऑफ स्लोवेनिया। तो ये पोस्टोना केव्स जो है स्लोवेनिया की, याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये पोस्टोना केव्स हैं कहाँ पे, तो पोस्टोना केव्स जो है आपकी स्लोवेनिया में है। वहाँ पे ओम्स जो OLMS ओम्स जो भी बोलना है वो याद रखिएगा, ये बेसिकली अभी देखे गए हैं। अब ये जो है इनको दिखाया जा रहा है, डिस्प्ले में रखा गया है। तो पोस्टोना केव्स कहाँ पे है, स्लोवेनिया में है। और ये जो ओम्स होते हैं ये क्या होते हैं, दे आर बेसिकली आईलेस। इनके पास आंखें नहीं होती, आईलेस यानी कि स्किन कलर्ड आईज होती हैं इनमें, बेसिकली आईलेस कहा जाता है इनको। पिंक सैलामेंडर्स, ये सैलामेंडर्स की स्पीशीज़ हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज बेबी ड्रैगन्स, इनको बेबी ड्रैगन्स भी कहा जाता है एंड ह्यूमन फिश या फिर इनको ह्यूमन फिश कहा जाता है। बेसिकली ये आप याद रखिएगा, ओम्स पोस्टोना केव्स में है एंड इनको बेबी ड्रैगन्स भी कहा जाता है एंड ह्यूमन फिश भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये भी आप याद रख सकते हैं। एंड बेसिकली इसमें कुछ और फैक्ट्स भी हैं, जैसे दे हैव अ पावरफुल सेंसरी सिस्टम ऑफ स्मेल, टेस्ट, हियरिंग एंड इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी। ये सब सिस्टम उनके बहुत स्ट्रांग होते हैं। थ्रेट्स इनको बेसिकली होता है दे रिक्वायर क्लीन वाटर एंड देयरफॉर आर वल्नरेबल टू वाटर पोल्यूशन। अगर वाटर पोल्यूशन होगा तो फिर ये वल्नरेबल हो जाते हैं उस कारण से। तो ओम्स जो है वो उनको क्लीन वाटर चाहिए एंड वाटर पोल्यूशन में वो वल्नरेबल हो जाते हैं। दे आर फाउंड इन लार्ज सबटेरेनियन एक्वेटिक कास्ट सिस्टम। तो एक्वेटिक कास्ट टोपोग्राफी में ये पाए जाते हैं एंड दे मे बी फाउंड इन द केव इंट्रेंसेस। तो केव के इंट्रेंसेस में मिल सकते हैं ये, बेसिकली ये भी है। ठीक है ना। कास्ट टोपोग्राफी अगर आपसे कोई पूछे कि कास्ट टोपोग्राफी कैसी टोपोग्राफी है, तो याद रखिएगा कि लाइमस्टोन से रिलेटेड है। कास्ट टोपोग्राफी अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होता है तो ये लाइमस्टोन से रिलेटेड होती है। अब एक और चीज़ याद रखिए कि इसमें स्टेलेग्माइट होगा, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनको तो बहुत अच्छे से आता होगा। स्टेलेग्माइट होगा और एक स्टेलेक्साइट होगा। क्या स्टेलेक, तो यहाँ पे डिफरेंस कैसे याद रखना है, C और G, एक स्टेलेग है और एक स्टेलेक है। तो
तो कैसे याद रखता हूं मैं, तो जी से है ग्राउंड, सी से है सीलिंग। तो अगर ऊपर सीलिंग से आ रहे हैं कोई चीज़ इस तरह से जम गया नीचे, है ना, तो ये आपका स्टैलेक है क्योंकि सीलिंग से आ रहा है। और अगर नीचे ग्राउंड में इस तरह से जम गया है इस तरीके से पॉइंटेड शेप्ड में, तो ये स्टैलेग है। तो अगर आपसे कोई पूछे कास्ट टोपोग्राफी में स्टैलेक्टाइट और स्टैलेगमाइट में क्या डिफरेंस है, तो स्टैलेग वाला जो है वो जी वाला जो है वो ग्राउंड से आता है ऊपर की तरफ, और स्टैलेग सी वाला जो है वो ऊपर सीलिंग से आता है नीचे की तरफ। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था, ज्योग्राफी बीइंग माय ऑप्शनल। अगर आप लोग को जानना हो तो ये आप देख लीजिएगा स्टैलेक्टाइट और स्टैलेगमाइट क्या है, ठीक है ना। कुछ और न्यूज़ थी कल के ही में, जैसे कि एक्सोन, एक एक्सोन करके एक टर्म आया था। एक्सोन को और क्या बोलते हैं, दिस इज फर्मेंटेड सोयाबीन, इसको फर्मेंटेड सोयाबीन भी कहा जाता है। दिस इज फर्मेंटेड सोयाबीन एंड इट हैज बिकम पॉपुलर ईटन बाय मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, स्पेशली इन नागालैंड। स्पेशली जो नागालैंड वाला रीजन है वहां पे इसको खाया जाता है ट्राइबल कम्युनिटीज द्वारा। एक्सोन को या फर्मेंटेड सोया इसको बोला जाता है, फर्मेंटेड सोया नागालैंड वाले रीजन में। इनको अखूनी भी कहा जाता है, व्हाट इज इट इज ऑल्सो नोन एज अखूनी। तो एक्सोन को अखूनी भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे एक्सोन क्या है, किस रीजन का है, तो ये फर्मेंटेड सोयाबीन है। कहाँ पे, नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट रीजन में। इनको अखूनी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना। दे हैव डिस्टिंक्टिव फ्लेवर एंड स्मेल, और ये एक तरीके से बेसिकली मसाले के जैसा आप यूज कर सकते हैं। और कॉन्डिमेंट बोलते हैं इसको, इट्स अ कॉन्डिमेंट दैट इज स्पाइस, सॉस, प्रिपरेशन, जो बेसिकली दूसरे खाने के प्रिपरेशन में उसको एक अलग फ्लेवर, एक अलग स्मेल प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है ना। तो जो मेजर यूज करने वाली ट्राइब वो सूमी ट्राइब है इसको। तो सूमी ट्राइब इज अ सूमी नागा, इट्स अ ग्रुप इन नागालैंड। सूमी ट्राइब जो है वो नागालैंड की एक ट्राइब है। तो आप यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं कि नागालैंड की ट्राइब है सूमी ट्राइब, वो नागा ट्राइब है जो कि इसका यूज करती है अखूनी का, ओके। एंड देयर आर ऑल्सो 7 सूमी विलेजेस इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो असम में भी ये मिलते हैं। और तुलूनी और अहूना, दे आर द मेजर फेस्टिवल्स ऑफ दिस ट्राइब। तुलूनी और अहूना, तुलूनी एंड अहूना आर द मेजर फेस्टिवल्स ऑफ दिस ट्राइब। तो ये बेसिकली कुछ न्यूज़ आइटम्स थे जो कि कल के न्यूज़पेपर के थे, जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी था। अब आज के मैं मूव करते हैं कि करके आगे से पीछे की तरफ। पहली जो न्यूज़ है वो इंडियन कोस्ट टू विन इन सिक्योरिटी काउंसिल पोल्स। तो पहली न्यूज़ तो हमको ये मैंने एडिटोरियल में भी डिस्कस की थी, याद रखिएगा कि 192 में से हमको 184 यानी कि 193, एडिटोरियल में 193 लिखा आया था, यहाँ पे 192 है। तो ऑथर यहाँ पे इनका भी कुछ समझ में नहीं आता ज़्यादा। एक और करेक्शन करना था मुझे, हिंदू ने गलत लिखा था एक दिन, रिकवरी ट्रायल। अगर आपसे कोई पूछे रिकवरी ट्रायल जिसमें कि डेक्सामेथासोन के बारे में आया था, दवाई के बारे में, तो रिकवरी ट्रायल जो है वो यूके में हो रहा है, दैट इज बीइंग कंडक्टेड इन यूके। याद रखिएगा, रिकवरी ट्रायल इज इन यूके एंड द सॉलिडारिटी ट्रायल इज विद द WHO। सॉलिडारिटी ट्रायल इज विद द WHO। कोविड-19 के लिए अलग अलग ट्रायल किए जा रहे हैं। तो सॉलिडारिटी ट्रायल ये जो है ये WHO के अंतर्गत आ रहा है, और जो रिकवरी ट्रायल है वो आपका यूके के अंतर्गत आ रहा है। तो ये आपको एक टर्म मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये हिंदू में गलत छपा था। सो फॉर दैट वी आर डूइंग दिस करेक्शन। याद रखिएगा, रिकवरी ट्रायल बाय यूके एंड योर सॉलिडारिटी ट्रायल इज विद WHO। रिकवरी ट्रायल यूके, सॉलिडारिटी ट्रायल WHO। तो इंडिया विल, मतलब इंडिया का सिलेक्शन हो गया है यूएनएससी में। मैंने पहले बताया कि यूएनएससी के अंदर 5 परमानेंट मेंबर है, 5P। अगर 5P+1 लिखा है तो 5P तो आपके USA, UK, रशिया, फ्रांस एंड चाइना हो गए। अगर इसके बाद 5P+1 लिखा है तो वो 1 जो होता है वो जर्मनी होता है। इसके बाद जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर वो 10 होते हैं। 10 में से जो 5 होते हैं, 10 में से जो 5 होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। 5 याद रखिएगा जी, ये 5 इलेक्टेड हैं, वो अलग अलग रीजन से हैं। अफ्रीका रीजन से एक हो गया, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका वाले से, देन आपका एशिया पैसिफिक वाले रीजन से, यूरोपियन रीजन से। इस तरीके से अलग अलग रीजन्स के ये 5 रहते हैं। और इंडिया जो था वो एशिया पैसिफिक रीजन का एकमात्र एंट्रेंट था। याद रखिए, एशिया पैसिफिक से इंडिया एकमात्र एंट्री थी। और इंडिया के अगेंस्ट अफगानिस्तान उतरने वाला था, लेकिन अफगानिस्तान ने पहले ही अपना नॉमिनेशन हटा लिया। इस कारण से इंडिया अकेले ही लड़ा, ओके। इसमें सिलेक्शन के लिए जो वोटिंग चाहिए वो 2/3 वोट्स यानी कि 128 वोट चाहिए थे, 128 वोट्स। और 128 वोट की जगह अब इंडिया को 184 वोट्स मिले हैं, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको जानना चाहिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। सो यू कैन मूव विद। यहाँ तक को कोई न्यूज़ आई नहीं है। एडिटोरियल आज बहुत जल्दी आ गए थे, एडिटोरियल हमने सारे डिस्कस किए क्योंकि शुक्रवार का दिन रहता है, न्यूज़ थोड़ा कम रहती है, ठीक है ना। तो शुक्रवार का दिन है, इस कारण से थोड़ा सा न्यूज़ कम मिलती है।
नेपाल्स न्यू मैप नाउ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रेसिडेंट ने एक बिल जो था नेपाल का उसको पास कर दिया है। ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2077 विक्रम एरा के हिसाब से याद रखें, क्योंकि आपको पता है कि नेपाल जो है बहुत ज़्यादा एक वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो सेक्युलर कंट्री कहती है खुद को। और वहाँ पे सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2077 विक्रम एरा। आपको क्वेश्चन ये कि शक संवत और विक्रम एरा में क्या डिफरेंस है, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। शक संवत और विक्रम एरा में क्या डिफरेंस है, चलो ऊपर क्वेश्चन नहीं दिया था तो आज यहाँ पे आपसे पूछ लेता हूँ, शक संवत और विक्रम एरा में क्या डिफरेंस है। एक और इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आईएएस के इंटरव्यू में जो पूछा गया था 12 जो अलग अलग मंथ्स होते हैं उसके हिंदी नाम पूछे गए थे, तो आप बताइएगा कि 12 अलग अलग मंथ्स के हिंदी नाम क्या होता है, जैसे चैत्र, आषाढ़, फागुन, ये ज्येष्ठ, इन सबके पूरे ये 12 के 12 नाम आपको क्रम से बताने हैं। तो दो चीजें आप मुझे जरूर करके बताइएगा। तो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2077 विक्रम एरा, इसमें बेसिकली 57 मेंबर्स सबने वोट किया इन फेवर ऑफ द न्यू मैप दैट क्लेम्स पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। अब इंडियन टेरिटरी कौन कौन सी, लिपुलेख वाली, काला पानी वाली और लिम्पियाधुरा, ये तीनों को नेपाल ने अपना बता करके, स्पेशली जो पिथौरागढ़ उत्तराखंड वाले रीजन में लिपुलेख वाला रीजन है वो सारा उन्होंने, काला पानी वाला रीजन जो है वो अपने में शोकेस किया है। एंड इस कारण से उन्होंने इस सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में उसको इंक्लूड कर दिया और ये पास भी कर दिया गया है। तो असेंट हैज़ बीन गिवन, नाउ इट इज़ फॉर्मली इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो नया मैप उन्होंने बनाया बेसिकली। और काला पानी डिस्प्यूट तो आप सबको पता है काली रिवर के ओरिजिन पे है। इनका ये कहना है कि इसका जो ओरिजिन है वो लिम्पियाधुरा में है, और जो आपका इंडिया है उसका ये कहना है कि ओरिजिन काली रिवर का आपके काला पानी में है, ठीक है ना। और एक और चीज़ की जो ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी 1816 में, उसके अकॉर्डिंग जो ईस्ट रीजन्स हैं काली रिवर के वो नेपाल के पास जाएंगे और वेस्टर्न वाले पार्ट नेपाल के पास नहीं जाएंगे। तो ये भी आप थोड़ा फैक्ट्स याद करके रखिएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। तो इंडिया टू टेक पार्ट इन द मीटिंग ऑफ आरआईसी ग्रुपिंग। तो आरआईसी ग्रुपिंग है क्या, बेसिकली रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो आरआईसी ग्रुपिंग जो है बेसिकली रशिया, इंडिया, चाइना ग्रुपिंग है। इसको आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ इस फोरम को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर प्लेइंग इट्स डिप्लोमेसी कार्ड। आप सबको पता है कि इंडिया जो है वो भी रिसेंटली बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है बिकॉज ऑफ द चाइनीज इनकर्शंस इन द लद्दाख एंड पेंगोंग सो रीजन। तो वहाँ पर आरआईसी ग्रुपिंग कैन कम इन हैंडी, जहाँ पर कि ये दोनों अपने मुद्दों को सुलझा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, क्या कैसे एस्केलेट हुई चीज़ें उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। बट जो रशियन रिट्रेशन है उन्होंने ये कहा है बेसिकली कि जो वो जरूर सपोर्ट करते हैं इंडिया चाइना के डिस्कशंस को, लेकिन आरआईसी में बायलैटरल इश्यूज़ को नहीं लिया जाता। मतलब आरआईसी में ऐसे ही इश्यूज़ को लिया जाता है जो कि तीनों कंट्रीज़ को इम्पैक्ट कर रहे हो किसी न किसी तरीके से। यूमीफेनोवीर टू अंडरगो द क्लिनिकल ट्रायल्स। तो अब जो सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट है, द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा लोकेशन लखनऊ। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि मैच द कॉलम वो दे देंगे और आपको बोलेंगे कि मैच करो। दूसरा दे सकते हैं कि करेक्टली मैच्ड पूछ सकते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर है, जैसे पुणे में है तो वो ऐसे सामने सामने लिख के दे देंगे कि सही है कि गलत है, नीरी कहाँ पर है क्या है। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ में है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट लैब ऑफ द CSIR। ये CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक लैब है और इसने बेसिकली फेज 3 ट्रायल शुरू किए हैं यूमीफेनोवीर का, ओके, अगेंस्ट द कोविड-19। याद रखिएगा यूमीफेनोवीर का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। दिस इज अ रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड ट्रायल। ये दिस विल टेस्ट द एफिकेसी, सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी ऑफ द ड्रग, ओके। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड रिमेंबर। यूमीफेनोवीर जो है वो मेनली यूज होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा एंड इज अवेलेबल इन चाइना एंड रशिया। याद रखिएगा ये यूमीफेनोवीर इज मेनली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा एंड इट इज अवेलेबल इन चाइना एंड रशिया। तो ये पार्ट भी आप याद रख सकते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ का है बेसिकली टेस्टिंग कर रहा है यूमीफेनोवीर के ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आप याद रखिएगा, है ना। दिस इज अनदर थिंग विच इज कंप्लीटेड। मोबाइल लैब टू इंप्रूव एक्सेस टू टेस्टिंग। अब बेसिकली यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्च की कंट्री की पहली मोबाइल आई लैब, जिसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज डायग्नोस्टिक लैब फॉर लास्ट माइल कोविड-19 टेस्टिंग एक्सेस, ताकि अंतिम व्यक्ति तक का टेस्ट हो सके कोविड-19 का। इसलिए कंट्री की पहली मोबाइल आई लैब यानी कि इन्फेक्शियस डिसीज डायग्नोस्टिक लैब चालू की गई है। दैट लैब विल बी डिप्लॉयड इन इंटीरियर एंड इनएक्सेसिबल एरियाज। जो इनएक्सेसिबल एरियाज हैं, इंटीरियर एरियाज है, वहाँ पर ये बेसिकली इस लैब को ले जाया जाएगा
और वहाँ पे डेली 25 RT-PCR टेस्ट, डेली 300 ELISA टेस्ट एंड एडिशनल टेस्ट जो TB HIV के होंगे वो सारे भी किए जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कोविड-19 का टेस्ट है, कोविड-19 को तो लास्ट माइल तक पहुँचाना ही है, एडिशनल टेस्ट किए जाएंगे HIV के, CGS वो HIV के, TB के, इनके भी कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स बेसिकली जो रेट एप्लीकेबल हैं उनके हिसाब से ही टेस्टिंग ये होगी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। अगली चीज आपको याद रखना, द नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज लाइसेंस्ड द मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ ऑफ PPE, यानी कि जो आपका एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसमें, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसने जो है मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ ऑफ PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सूट, जिसका नाम नवरक्षक है, ओके, नवरक्षक, यानी कि उन्होंने ये इसको बनाने का जो लाइसेंस है वो 5 MSMEs क्लाइंट्स को दे दिया है, विच इज मीटिंग द डिमांड ऑफ द PPE किट्स। तो याद रखिएगा, नेशनल जो आपका इसका नाम एक बार फिर से देख लेते हैं, इसका नाम है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये PPE किट का नाम है नवरक्षक, ओके, नवरक्षक इसका नाम है बेसिकली, याद रखिएगा। द मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ ऑफ नवरक्षक वाज डेवलप्ड एट द इनोवेशन सेल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन। तो इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन जो है आपका मुंबई में है, वहाँ पे बेसिकली ये चीज़ डेवलप की गई थी। एंड नवरक्षक को PPE किट के अंदर जो जो क्या क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए इन ऑर्डर टू सेफगार्ड हेल्थ प्रोफेशनल वर्कर, तो वहाँ पे बेसिकली इसको डेवलप किया गया था एंड उसी के अकॉर्डिंग 5 MSMEs को ये दिया गया है टास्क, ओके। अगली जो न्यूज़ है वो है इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 4% इन 2021 फोरकास्ट ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी रिपोर्ट, जो कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक है, तो याद रखिएगा अगर आपसे कोई पूछे कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है तो वो ADB निकालता है, और उसमें ये कहा है कि इंडियन इकोनॉमी 4% से डिक्लाइन करेगी। डेवलपिंग एशिया में जो डेवलपिंग एशिया की कंट्रीज हैं, दे विल बेयरली ग्रो इन दिस टाइम ऑफ कोविड-19। केवल चाइना जो है वो पॉजिटिव रिकॉर्ड ग्रोथ करेगा 1.8% की, ओके, पहले 6.1% की थी, वहां से गिर करके 1.8 रहेगा, लेकिन पॉजिटिव रहेगा एटलीस्ट, ठीक है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो ये 19 दिसंबर 1966, 19 दिसंबर 1966, 19 दिसंबर 1966 को बना था। हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में है। इसमें जो हाईएस्ट मेंबरशिप है वो जापान की सबसे अधिक है, USA से बिल्कुल बहुत क्लोज है, USA की भी मेंबरशिप बहुत क्लोज है ना, फिर चाइना, इंडिया, रशिया, इस तरह से मेंबरशिप डिवाइडेड है, और सबसे ज़्यादा लेकिन आपको याद रखना है कि जापान की ही मेंबरशिप है, ओके। PM किक स्टार्ट्स वर्चुअल ऑक्शन ऑफ 41 कोल ब्लॉक्स। तो प्राइम मिनिस्टर हैज अनवील्ड द ऑक्शन प्रोसेस ऑफ 41 कोल ब्लॉक्स फॉर कमर्शियल माइनिंग। तो कमर्शियल माइनिंग क्या इंडिया में अवेलेबल है? तो हाँ है। UPSC आपसे ये स्टेटमेंट पूछ सकता है कि क्या इंडिया में कमर्शियल माइनिंग है, या बोल देगा इंडिया में कमर्शियल माइनिंग है ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। कोल के लिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। 2 स्टेज ई ऑक्शन प्रोसेस है जिसको अडॉप्ट किया जाएगा फॉर द माइंस। 2 स्टेज ई ऑक्शन प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाएगा, ठीक है ना। कोडू मनाल डिग थ्रोज लाइट ऑन मेगालिथिक ब्यूरियल ट्रायल्स। तो अब कोडू मनाल कहाँ पर है आपका? ये आपका चेन्नई में है, तमिलनाडु में है, बेसिकली तमिलनाडु कहना चाहिए कोडू मनाल। वहाँ पे 10 पॉट्स एंड बोल्स मिले हैं इंस्टेड ऑफ यूजुअल 3 to 4 पॉट्स प्लेस्ड आउटसाइड 3 चैम्बर्ड ब्यूरियल सिस्ट। तो जो पहले क्या होता था कि ऐसी मिलती थी ब्यूरियल साइट जहाँ पे 3 से 4 पॉट्स रखे रहते, तो अभी 10 पॉट्स एक्सकवेट किए गए हैं, और ये बेसिकली लाइट थ्रो करता है रिगार्डिंग द ब्यूरियल रिचुअल्स ऑफ द मेगालिथिक टाइम। अब मेगालिथिक क्या होता था? बेसिक नॉर्मल सा मैं आपको टर्म बताता हूँ मेगालिथिक का। मैंने भी तमिलनाडु बोर्ड से इसकी कुछ नोट्स निकाली है, वो आपको दिखा देता हूँ। सिंपल सा आपको मेगालिथिक के बारे में आपको एक नोट्स जो मैंने निकाली है वो बता देता हूँ। तो चैल्कोलिथिक एज इज फॉलोड बाय आयरन एज। चैल्कोलिथिक एज के बाद आयरन एज आती है ना। आयरन इज फ्रीक्वेंटली रिफर्ड इनटू द वेदास। आयरन के बारे में वेदास में भी लिखा हुआ है। आयरन एज ऑफ द सदर्न पेनिनसुला इज ऑफन रिलेटेड टू मेगालिथिक बरियल्स। तो जो आयरन एज सदर्न इंडिया की थी वो बेसिकली मेगालिथिक कल्चर से रिलेटेड है। मेगालिथ का मतलब होता है लार्ज स्टोन, जैसे कि बरियल साइट के पास इतने बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। जैसे आज भी देखो, अगर जो क्रिश्चियन जो वो होता है बरियल्स होते हैं, उसमें आप देखोगे एक बहुत बड़ा स्टोन रहता है, इस तरीके से ग्रेव रहती है, स्टोन रहता है, स्टोन में इंग्रेव्ड उनके बारे में रहता है। तो ये जो स्टोन पहले ही ऐसे रखा जाता था, उसमें इंग्रेव्ड इतना नहीं मिलता था लेकिन रखा रहता था, वो मेगालिथ कहलाता था। द ब्यूरियल पिट्स वर कवर्ड विद दीज स्टोन्स। बड़े बड़े स्टोन से ब्यूरियल पिट्स को भी कभी कभी कवर कर दिया जाता था। एंड
साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा कल्चर था। और अब हम देख लेते हैं मेगालिथिक साइट्स कौन कौन सी। तो ये तमिलनाडु बोर्ड की किताब है। हल्लूर एंड मस्की कर्नाटका में, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, आदि छल्लानूर इन तमिलनाडु, ये इसके बेसिकली साइट्स थे। मस्की हल्लूर इन कर्नाटका, नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश एंड आदि छल्लानूर इन तमिलनाडु। ब्लैक एंड रेड पॉटरी, आयरन आर्टिफैक्ट्स, ये जो थे बेसिकली इन ब्यूरल साइट्स में मिलते थे। ओके, ये आर्टिफैक्ट्स मिलते थे। दे वर बिलीविंग इन दैट द डिसीज्ड पर्सन विल गेट अ न्यू लाइफ आफ्टर डेथ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या मेगालिथिक टाइम में ये माना जाता था कि लाइफ आफ्टर डेथ में, तो यस, दे बिलीव्ड इन दैट। ओके, तो ये आपको याद रखना है। दीज वर द थिंग्स विच वर इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।